हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हिस्ट्री का यह पहला चैप्टर है। बेसिकली यह एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है बेस बिल्ड करने के लिए, और साथ ही कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी, पीएससी की या फिर स्टेट की परीक्षा की या फिर यूपीएससी की तैयारी करने में ये कहा जाता है कि बेसिक एनसीईआरटी ज़रूरी होती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इसका सीधा मतलब हुआ क्या। वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, एंड और व्हेन कब। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम इतिहास में पढ़े तो हमको इन चार बातों का ध्यान रखना होगा। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखनी होगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और वो स्थान कहाँ का है, कहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं, लोकेशन के बारे में जानकारी रखनी है, और वहाँ पर जो एक्टिविटी हुई वो कैसे हुई और कब हुई, उस समय कौन राजा था, कौन सी सदी थी, कितने टाइम पहले। तो ये सब बेसिक ध्यान में रख करके चलना है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। रसीदाज क्वेश्चन। रसीदा एक लड़की है और यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रही है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में यहाँ पर समझाया गया। तो चलिए पढ़ते हैं। रसीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रसीदा एक लड़की है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और अचानक उसकी नज़रें गई एक स्मॉल हेडलाइन था जहाँ लिखा हुआ था 100 years ago। उसके बाद फिर यह सोचने लगी कि इतने साल पहले आखिर कैसे, उस समय की बात यहाँ पर कैसे लिखी हुई है। ये आश्चर्य हो गई कि 100 साल पहले क्या हुआ था, उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो ये थोड़ी सी अचंभे में रह गई। तो उसके बाद फिर फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन यस्टरडे, बीता हुआ कल। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रेड अ न्यूज़पेपर लास्ट ईयर, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। यह कैसे हो सकता है? अगर आपसे पूछे 1 महीने पहले क्या हुआ था तो वो जानकारी आपके पास नहीं रहती, वो याद नहीं रहता आपको। लेकिन आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले इतनी गतिविधियाँ हुई, हर एक का रिकॉर्ड है। आखिर यह कैसे होता है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट यानी कि जो बीता हुआ हम लोगों का समय है, वो 100 साल से लेकर 1000 साल तक, उन सब के बारे में यहाँ पर बातें हो रही है, ना कि बीते हुए कल सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है। There are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they live. We can find out about their lives of the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artist, musician, and scientist. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sang. तो हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, जानते हैं कि उस समय जो लोग हुआ करते थे कैसे, उनका क्या था, कैसे पढ़ते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वहाँ उस समय के किसान कैसे रहते थे, क्राफ्ट पर्सन कैसे रहते थे, आर्टिस्ट कैसे रहते थे, जो आज के म्यूजिशियन है वो क्या पहले भी उसी तरह के होते थे, साइंटिस्ट कैसे हुआ करते थे उस समय के, उस समय के बच्चे जो होते थे कौन से गेम खेला करते। उस समय तो वीडियो गेम्स शायद नहीं होता होगा जो कि अभी के डिजिटल टेक्नोलॉजी में है। तो उस समय के बच्चे क्या खेलते थे, किस तरह के गाने गाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह का फैशन था, तो वो सब हम लोग पास्ट में ढेर सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो वो सब हम इसमें जानेंगे। जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर लिखा गया है फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे नर्मदा रिवर मैप दिया हुआ इंडिया का, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें हम लोगों को फाइंड करने के लिए कहा गया है नर्मदा रिवर। तो ये लोग ये आप किताब में देख करके इसमें ढूंढिए नर्मदा रिवर कहाँ पर है। यहाँ पर कावेरी है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है, सतपुरा है, यहाँ पे चंबल है, गंगा है, यहाँ थार मरुस्थल दिया हुआ है, यहाँ यमुना है, गंगा है, सोन है, बीज है, इंडस है। इसी तरह यहाँ पे आपको कहीं नर्मदा दिया होगा, आपको ढूंढना है। नहीं तो नर्मदा नदी का लोकेशन आपको जहाँ से ओरिजिनेट होता है वो देख करके मैप पे मार्क आउट करना है, ठीक है।
आगे लिखा हुआ पीपल हैव lived along the bank of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. That is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plant in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. इस समय के जो लोग होते थे तो वो इस तरह का अभी जैसा तो जीवन नहीं था कि इस तरह से पैक्ड फूड आ रहे हैं, लेज चिप्स कुरकुरे आ रहे हैं, तो इस तरह का नहीं था उस समय। तो उस समय किस तरह के लोग खाते थे, क्या खाना खाते थे, कैसे खाना स्टोर करते थे, तो उस समय के जो लोग हुआ करते थे, जो पुराने समय, हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, करीबन 100,000 years अगो इसकी बात करें, तो उस समय के लोग जो रहते थे, जो वहाँ रहा करते थे, स्किल्ड गैदरर्स होते थे। वो अपनी फूड खोज में जाते थे, फूड जमा करते थे, और उन लोगों को कीमत पता होती थी प्लांट्स की, फ्रूट्स की, तो क्योंकि उनका जीवन यापन उन्हीं से होता था। और बाद में धीरे धीरे समय बीता, उसके बाद वो लोग एनिमल हंट करने लगे। उसके बाद फिर एनिमल हंट के बाद फिर आगे आगे समय आया, फिर एनिमल को भी फूड बनाने लगे। ठीक है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। मैप में ये देखना नॉर्थ वेस्ट, याद रखिएगा, ऊपर नॉर्थ, इस तरफ साउथ, और ये हो जाएगा हमारा ईस्ट। ठीक है, इस तरफ ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट, और ये ऊपर मैप में नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, इस तरह से मैप में होता। तो यहाँ पे ये सुलेमान एंड किरथर हिल्स इधर ही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुलेमान है, ठीक है, और इसी तरह आपको किरथर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैप में खोजना है कहाँ है और उसको मार्क आउट करना है। सम ऑफ द एरिया वेयर वीमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू क्रॉप। उस समय तो पहले लोग ये फल फूल ही खाते थे, जंगल में चुन करके जमा करके वही रखते थे, लीव्स, ये सब फ्रूट्स वगैरह। लेकिन फिर कुछ समय बाद उस एरिया में जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, वहाँ पे वीमेन एंड मैन पहली बार शुरू किए क्या, क्रॉप्स उगाना। ठीक है, क्रॉप्स में भी क्या, वीट एंड बार्ली। और ये कब की बात है, 8,000 साल पहले की बात है। तो 8,000 साल पहले करीबन वहाँ पर जो मैन वीमेन होते हैं वो उगाना शुरू किए क्रॉप्स, अनाज जो कहते हैं। उसमें भी सभी तरह के अनाज नहीं, बस वेट एंड बार्ली, बार्ली आटा, और वो जौ जैसा कहते हैं, बार्ली जिसके मैदे वगैरह बनते हैं वो कहते हैं। ठीक है। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। लोग मतलब बसने लगे, क्योंकि वहाँ पे खाने का लोग खेती कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन खेती किया अगले दिन उठ करके चले गए, तो खेती करने के लिए लंबे समय तक रुकना पड़ता था। साइकिल होता है एक खेती का अपना, तो लोग वहाँ पर बसने लगे तो 2 लोग 4 लोग, फिर घर बनने लगे, तो एक तरह से गांव बस गया। लोकेटेड द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द Vindhyas in central India. These were some of the other areas where एग्रीकल्चर डेवलप। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो एग्रीकल्चर का जो ऑक्यूपेशन है कब डेवलप हुआ, तो आज से करीबन 8,000 साल पहले, और किस तरफ हुआ, कौन से रीजन में, कौन से एरिया में हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं इंडिया का मैप बना के भी कि ये गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. सबसे पहले किस रीजन में राइस ग्रो किया गया था, नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज किसको कहते हैं, मतलब ट्रेस करना है रिवर इंडस को, मैप में हम लोगों को पता लगाना कि यह कहाँ है, और इसकी ट्राइब्यूटरीज यानी कि जो सहायक नदियाँ हैं इसकी। ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। जो छोटी छोटी नदियाँ आती है मिलकर के बड़े नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। अबाउट 4,700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। यहाँ पर का बैंक का मतलब ये है किनारा। ठीक है, नदी के किनारे की बात हो रही है, तो नदी के किनारे वहाँ पर जल की सुविधा होने लगी, तो लोग खेती करने लगे, इसलिए नदी के किनारे शहर बसने लगे। ठीक है।
Later, about 2500 years ago, cities developed on the bank of Ganga and its tributaries and along the sea coast. Locate the Ganga and its tributary called the Son. मैप में ही गंगा कहाँ है और उसकी सहायक गंगा की ही सहायक नदी है सोन, उसको लोकेट करना है, ठीक है. In ancient time, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadh. पुराने समय में एंशियंट टाइम में जो एरिया अलोंग दीज रिवर्स, ये जो नदी की बात हम लोग कर रहे हैं गंगा एंड इसकी सहायक नदी सोन, ठीक है, तो साउथ ऑफ द गंगा उस समय किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से उस समय जाना जाता था, जो कि स्टेट ऑफ बिहार, बिहार राज्य की राजधानी पटना है, तो बिहार में उस समय था. इट्स रूलर वेयर वेरी पावरफुल, और वहाँ के जो वहाँ पर राजा हुआ करते थे बहुत ही पावरफुल उनका किंगडम था, ठीक है. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and sea made journeys dangerous at time. उस समय जो लोग ट्रैवल करते थे, इस तरह से प्लेन तो हुआ नहीं करता था, तो पहाड़ों पे चढ़कर, रेगिस्तान को पार करके, नदी को पार करके, समुद्र लांग करके, मतलब बहुत ही खतरनाक यात्रा उस समय लोग करते थे. कई बार लोगों की जान चली जाती थी, कोई अता पता भी नहीं रह पाता था. तो ख़तरनाक था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, फिर भी लोगों ने यात्राएं की, एक्सप्लोर किया चीज़ों को. सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन अ सर्च ऑफ लाइवलीहुड. जीने के लिए, जीवन यापन के लिए वो लोग तलाश में निकलते थे और देखते थे. बीच बीच में कभी कभी बाढ़ आ जाता था, कहीं पर सूखा पड़ जाता था, क्योंकि उन्हें जानकारी तो वेदर की रहती नहीं थी, क्योंकि उस समय उतना एडवांस था नहीं, तो शुरुआत ही हो रही थी. तो कभी कभी बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो उस समय कई लोग मारे जाते थे. समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंक्वेरिंग अदर लैंड्स बिसाइड मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कारवांस और शिप्स carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting place. तो लोग उस समय मतलब घूमते क्यों थे? अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करने के, लोगों से मिलने के लिए कई बार शिप्स चलाए जाते थे कि जो गुड्स हैं, यानी कि जो गुड्स प्रोडक्ट है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके. लोगों से मिलते थे, अपने आइडियाज़ शेयर करते थे, कैसे वो लोग रहते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, ये सब हुआ करता था. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? तो उस समय क्यों ट्रैवल करते थे, आपको समझ में आ गया. और अब क्यों करते हैं, तो अभी के बारे में बताना है, क्यों करते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को. अभी भी वही बात है, गुड्स को भेजने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, जगहों को एंटरटेनमेंट के लिए, घूमने के लिए लोग ट्रैवल करते हैं. Look at map 1 once more. Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas before from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. मैप में यहाँ पर आपको देखना है, मैप में यहाँ पर देख करके बताना है. जो पहला वाला मैप था उसी के बारे में कह रहा है. उसमें जो हिल्स है, माउंटेन है, हम लोगों ने देखा गारो हिल्स और किरथर रीजन, विंध्याज में सबसे पहले चावल उगाया गया. तो वो उस मैप को देखना है और वहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि हिल्स, माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स जो है, और उसके जो सब कंटिनेंट है, वहाँ से मतलब इतना आसान नहीं था लोगों को सेटल होना. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कंटिनेंट एंड सेटल्ड हेयर. लेकिन फिर भी लोग आए वहाँ पर, धीरे धीरे बसे और वहाँ पे वहीं के होकर के रह गए. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new way of craving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. तो जैसे लोग एक जगह जमा होते हैं तो क्या होता है, बातचीत शुरू होती है, नई नई चीज़ लोग करने लगते हैं. तो एक जगह लोग बसने लगे, खेती करने लगे, फिर उस तरह से गांव बसा, तो वहाँ पे लंबे समय तक लोग रहने लगे, तो वहाँ की एक अपनी एक कल्चर बन गई, अपने ट्रेडिशंस बन गए.
लोग नए नए तरह के म्यूज़िक कंपोज करने लगे, खाने बनाने का तरीका मिल कर के बनाने लगे। तो ये सब मतलब बहुत पहले समय की बातें हैं, तो उस समय की ये कल्चर बन गई थी। ठीक है। नेम ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम लोग अपने देश के लिए दो नाम फिलहाल यूज करते हैं, पूर्व में तो और भी नाम थे, आर्यवर्त ये सब कहते थे। तो इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। इंडस जो है, जो सिंधु नदी थी, संस्कृत में सिंधु कहते थे, उसके नाम से जो इंडिया शब्द है वो डिराइव हुआ है। ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। एटलस एक किताब होती है, आप लोगों को शायद पता होगा, जिसमें पूरे देश दुनिया के मैप दिए रहते हैं, मतलब जियोग्राफिकल फिजिकल मैप दिए रहते हैं। तो उसमें ईरान एंड ग्रीस जो देश है उसके बारे में आपको देखना है कि वो कहाँ लोकेटेड है। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि आगे हम लोग ईरानीज और ग्रीक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो इसलिए मैप पर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कहाँ है वो। द ईरानीज एंड द Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos। तो जो ग्रीस और ग्रीक और ईरान के जो लोग सब आए, तो वो लोग जो शब्द थे उन लोगों का बोलने का तरीका अलग होगा, तो वो लोग इंडस को क्या बोलने लगे, इंडस जो रिवर है, तो वही सिंधु को अंग्रेजी में इंडस कहते हैं, तो उसको वे क्या कहने लगे, हिंडोज। ठीक है। उसके बाद इंडोज, सिंधु को ही कहने लगे हिंडोज, इंडोज उनका प्रोनाउंसिएशन होता था लंबे समय तक वो बसे, तो उसके बाद वहीं से नाम पड़ गया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। भारत उस समय देश का नाम ये नहीं था, भारत उस समय देश नहीं था, तभी तो कल्चर ट्रेडिशन ये सब बन ही रहा था। तो भारत उस समय ग्रुप ऑफ लोग को कहा जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और ये ऋग्वेद जो है उसमें भी मेंशन्ड है। ठीक है। The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. पहले ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद कई साल बाद करीबन 3500 उसके बाद फिर ये देश के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में सबको जानना चाहिए कि कैसे हम लोग इवॉल्व किए हैं, तो वही इसमें देखते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। तो मतलब पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, या तो किताबें पढ़िए, या फिर जो हमारे रिसर्च बुक है वो सब पढ़ सकते हैं। ठीक है। These are called manuscripts because they were written by hand। manuscript किसको कहते हैं, manuscript जो कि हाथ से लिखे गए, ठीक है, उस समय। और the word comes from Latin word manu meaning hand। तो हाथ से लिखे गए जो स्क्रिप्ट्स होते थे उसको कहते थे manuscripts। ठीक है। तो ये सब पढ़ने से हमें पास्ट की जानकारी मिलती है। आखिर कहाँ से पता लगाएंगे, कोई तो हम सब में से उस समय तो था नहीं, आज से 100 साल पहले, 2500 साल पहले। तो जो उस समय जो लिखा गया स्क्रिप्ट्स था, उनके माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। तो उस समय जो लिखा गया था, पाम लीफ यानी पाम का जो पत्ता होता है या पत्तों पर उस समय लिखा गया था। जो एक पत्ता होता है वो थोड़ा मोटा करके होता है, तो उस पर लिखा गया था, जो हिमालय रीजन में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी फोटो में दिया हुआ किस तरह से लिखा जाता था। तो ये अपनी इनकी लिपि है, स्क्रिप्ट है, तो ये अभी हमें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन इसको ये ट्रांसलेट किया गया, रिसर्चर्स हिस्टोरियंस ने इसे पढ़ा है, जिसके बारे में हमें फिर पढ़ करके इंडिया के बारे में, अपने पास्ट के बारे में जानकारी मिली है। आगे देखते हैं। बिसाइड्स देयर वर इपिक्स, पोएम, प्लेस, इंस्क्रिप्शन, ये सब जो मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे पोएम जो कि संस्कृत में लिखे गए, प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड हुए हैं। जो उस समय प्राकृत लैंग्वेज यूज किए जाते थे, मतलब आम लोगों के द्वारा, ऑर्डिनरी लोग जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज बोला करते थे। तमिल उस समय की भाषा,
The books dealt with all kind of subject, religious belief and practices, the lives of king, medicine and science. Beside there were epics, ग्रंथ, पोयम, प्लेज, किस्से कहानियाँ, ठीक है। तो बहुत सारे संस्कृत में लिखे गए थे, कुछ प्राकृत में लिखे गए थे और कुछ तमिल में लिखे गए थे। हम लोग इंस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं, देखो मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया जो लीफ पर लिखा गया था, उसको हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और वहीं पे इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, तो जो स्टोन्स पर, जो नहीं बोलते शिलालेख, शिला यानी पत्थर, पत्थर पर जो लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। These are written on relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. ऐसा कोई राजा का संदेश रहा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो उसको पत्थर पर लिखवा देते थे ताकि उसको माने लोग, उसको फॉलो करें, ठीक है। Can you think of the advantages of writing on a hard surface? एंड व्हाट कुड हैव बिन दी डिफ़िकल्टीज। तो हार्ड सरफेस यानी पत्थरों पर जो लिखने में कितनी मेहनत लगती होगी, जैसे इस इमेज में देख सकते कितनी परेशानियाँ आती होंगी। जो मैन्यूस्क्रिप्ट था वो बस लीफ पे लिखा जाता था और ये इंस्क्रिप्शन यानी कि स्टोन्स पर लिखा जाता था या फिर कोई हार्ड सरफेस। तो आपको ये बताना है कि कितनी दिक्कतें आती होंगी या फिर क्या बेनिफिट है या एडवांटेज है पत्थर पर लिखने का या फिर हार्ड सरफेस पर लिखने का। तो एडवांटेज में ये बता सकते हैं कि लंबे समय तक रह जाएगा, ना भीगने का ना गलने का ये डर ये नहीं रहेगा। और डिफ़िकल्टीज होगी कि उसको लिखने में बहुत दिक्कतें आती होंगी, बहुत समय लगता होगा। और आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या डिफ़िकल्टी आती थी वो इसको एक कॉलम बना करके लिख सकते हैं, या फिर अलग से पूछा जाए या पेपर में 1-2 मार्क्स में दे दिया जाए तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको। An old inscription, these inscription dates to about 2250 years ago and was found in कंधार। जो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है वो कब का है, 2250 साल पुराना है। और कहाँ पाया गया, कंधार में, जो अभी के अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट है, ठीक है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रूलर नेम्ड अशोका। अशोका द्वारा यह लिखवाया गया था। और आगे के चैप्टर में हम लोग 8 चैप्टर कह रहे हैं यहाँ पे कि पढ़ेंगे कि क्या लिखवाया था, कैसे लिखवाया था। We used a language. This inscription was inscribed in 2 different script and language, Greek top and Aramaic below, which were used in this area। तो कौन से लैंग्वेज यूज हुए तो वो हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है हिस्ट्री में। जैसे जो लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मास्टर्स करते हैं, उनका इंटरेस्ट रहता है आर्कियोलॉजी विभाग में जाए तो मतलब वो जा सकते हैं। तो उनको ये होता है कि जो सर्च करते, एक पुरानी मूवी भी होगी द गाइड करके जिसमें राजू नाम का द गाइड रहता है, तो उसमें ही और एक किरदार रहता है रोजी का जो हस्बैंड रहता है वो आर्कियोलॉजिस्ट रहता है, जो अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है। वो आता है उस समय की गुफाओं, इंस्क्रिप्शन, इन सब पर रिसर्च करने के लिए, क्योंकि उनकी बुक आ रही होती, मार्को नाम करके शायद एक कैरेक्टर रहता है। तो ये देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, उनका क्या काम होता है। वो बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टोन कौन सा स्टोन उस समय यूज हुआ, ब्रिक कौन सा यूज हुआ, कौन सी पेंटिंग्स उस समय थी, स्कल्पचर कौन सी थी, ठीक है। ये सब हम लोग वही जो पत्थर पे बना हुआ रहता है उसको, या फिर स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ वगैरह, ये सब हो जाएगी, ठीक है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो बहुत सारी जैसे जगह हुई तो उनको लगता है कि यहाँ से कुछ निकल सकता है, जैसे मोहनजोदारो हो गए, हड़प्पा हो गए, तो वहाँ पे खुदाई भी करवाते, कोई मेटल वगैरह उस समय क्या यूज होता था, कोई बोन्स वगैरह ये सब मिलते थे। तो वहाँ पर जब उनको आशंका लगती थी तो वो वहाँ पर खुदाई करवाते थे, ठीक है। ये ओल्ड सिटी से एक ये पुराना हमें मिला है। ये कितने साल पुराना है ये पॉट, उस समय 4700 साल पुराना, उस समय ऐसे पॉट यूज़ होते थे, तो ये हमें पता लगता है। और ये जो टुकड़े मिले हैं ये सब ओल्ड सिल्वर कॉइन है, उस समय जो यूज होता था 2500 साल पुराना है, ठीक है। अभी के समय से कैसा अलग है वो आपको अगर
पूछ दे तो वो बताना पड़ेगा। अभी का प्लेन होता है, उस पर डिजिट लिखे रहते हैं, अभी का क्या सिंबल रहता है कॉइन पे। और इस समय देखिए राजा का कभी वो सूर्य का यहाँ पे फोटो बना हुआ है। तो इस तरह से उस समय की कॉइन किस तरह के होते थे और अभी के कॉइन कैसे होते हैं, तो इसके अंतर आप देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल। तो उस समय जो बोन्स होते थे, हड्डियाँ, जो एनिमल्स, बर्ड, फिश, उन सब के अगर मिल जाते थे तो उस पर रिसर्च करते थे कि इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग उनको जलाए नहीं थे। अगर जलाते तो वो नहीं मिल पाता, उन लोगों को दफनाया गया था। तो कहीं 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 से बोन्स प्राप्त हुए हैं, कहीं कहीं कुछ प्लांट, रेयरली सीड्स, ग्रेन, पत्ते, ये सब मिले तो उस पर रिसर्च किया गया है। हिस्टोरियंस लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट, ये सब मिल कर के रिसर्च किए हैं। जो मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, वो सब पढ़े हैं, जिसके बाद थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठे होकर के आज हमारे पास अपने पास्ट की इतनी सारी जानकारी, वो सब कहाँ से आई? यहीं सब जगह से आई है। वन पास्ट और मेनी, क्या हमारा एक पास्ट है या फिर बहुत सारा? यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं बस वही की और भी चीज़ें थी जिससे हम लोग अज्ञात है। ठीक है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? इस बुक का टाइटल, जो क्लास 6 का जो बुक है उसका टाइटल ही आवर पास्ट। ठीक है, आवर पास्ट। तो इसमें एस लगा हुआ है, तो यानी कि हमारे इतिहास से, मतलब हमारे जो एक पास्ट नहीं, बहुत सारी चीज़ प्लूरल हो जा रहा है यहाँ पर। तो अटेंशन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे, एक ही चीज़ नहीं है, ढेर सारी चीज़, कल्चर, ढेर सारी जगह, तो ये सब हमें पढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स, फार्मर्स, किंग्स, क्वीन, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, सबके लाइफ के बारे में पढ़ना है कि किसके लाइफ उस समय किस तरह के होते थे। जैसे कि एग्जांपल ले ले, बहुत सारे आज भी लोग अंडमान आइलैंड पर रहते हैं। ठीक है, तो वो लोग अपना जो फूड होता है, उन लोगों का खान पान अलग होता है, चावल दाल से थोड़ा कभी कभी हट करके वो लोग, क्योंकि आइलैंड पे रहते हैं, उधर पानी ही पानी है, तो वो लोग फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़, जो लोग दिल्ली, मुंबई अपने सिटीज़ में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, तो वो लोग डिपेंड किस पे है? फूड पे, जो बाहर से अनाज खरीद के लाए या फिर उगाए, उस पर। तो दोनों जगह का अलग अलग है। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. हम लोगों को राजाओं के बारे में भी पढ़ते हैं, उनके युद्ध हुए, क्योंकि उनके रिकॉर्ड रखे हुए, उनकी जीत के रिकॉर्ड्स रखे हुए, जिसके बारे में से पता चलता है कि किस राजा ने युद्ध किया था, उनकी जीत हुई थी, ये सब पता चलता है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स, और जो हर्डर्स बोल लो उसको ही, वो उन लोगों का मतलब रिकॉर्ड नहीं रहता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं जीवन में, नहीं कर रहे हैं। तो जो हमें सामान मिले और कुछ मूर्तियाँ मिली, उनसे ही पता चलता है, क्योंकि राजा लोग के पास उस समय पैसा हुआ करता था, तो वो लोग ये सब बड़े बड़े काम करवाते रहते थे। इंस्क्रिप्शन कहीं स्टोन पर लिखवा दिया, युद्ध हुआ तो युद्ध के सामान मिल जाते कुछ कुछ, जब खुदाई होती तब। तो ये सब हम लोगों को उस समय के पास्ट के बारे में पता चलता है। तो एक ही पास्ट, यहाँ पे इसका कंक्लूज़न यही निकलेगा कि एक ही पास्ट नहीं, ढेर सारे, मतलब कि बस एक ही चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में नहीं पढ़ना है, ना सिर्फ किंग्स के बारे में पढ़ना है, ना सिर्फ क्वींस के, उस समय की कल्चर, फार्मर्स, हर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में सबका पास्ट पढ़ना है। इसलिए बोलते हैं वन आवर पास्ट। ठीक है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है। तो क्लियर हो गया होगा। व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स उस समय जो, जैसे आज हम लोग बोलते हैं 1 तारीख है, 2 तारीख है, 1 जुलाई है, 12 जुलाई है, तो उस समय डेट कैसा हुआ करता था? ठीक है, तो अभी कोई आपसे पूछ ले तो डेट मंथ ईयर कैसे बताइएगा कि आज 12 तारीख है, या फिर कौन सा महीना चल रहा है वो बताइएगा, और साल बताइएगा, है ना। लेकिन उस समय क्या होता था? उस समय जनरली जो BC और AD में, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो उस समय भी कुछ इस तरह से होता था। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो 2000 मीन्स
2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो देखिए जैसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं डेट्स के बारे में, तो अभी AD BC करके पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि AD BC क्या है। तो हम लोग उस समय का जो डेट है, टाइम पीरियड है, इससे पता करते हैं कि जो उस समय जीसस क्रिस्ट थे, ठीक है, उनके बर्थ को मान करके हम लोग आगे की ये पढ़ते हैं। तो जैसे बोल देंगे BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले, ठीक है, और AD आफ्टर डेथ, तो जो क्राइस्ट है उसके डेथ के बाद का समय। तो टाइम पीरियड ऐसे ही वहाँ पर नोटिस किया गया है। और हम लोग इसके में भी पढ़ेंगे AD और BC। तो यही होगा बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और AD आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। ये और आ गया हम लोगों का लेटर्स विथ डेट्स। BC वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और AD का हो गया एनो डोमनी, ठीक है, मेजरिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटेन एज AD 2012, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आएगा BC और AD क्या है, ठीक है। Sometimes CE used instead of AD or BCE instead of BC. The letter CE stands for Common Era and BCE for Before Common Era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. ठीक है, इंस्क्रिप्शन देख लीजिए उस समय के जो हार्ड सरफेस पे बनाए जाते थे, तो 700 ईयर्स अगो का है। देखिए लैंग्वेज वेयर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम, सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इंस्क्राइब्ड। तो उस समय कुछ और लैंग्वेज लिखा जाता था, फिर अभी कुछ और हम लोगों का चलता है, तो कैसे समझ में आएगा। तो ये क्या है, दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिपरमेंट। तो एक मेथड है, उसके तरीके से इनको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, इनको ट्रांसलेट किया है। तो जैसे ये स्क्वायर है तो उसको P समझ लिया, फिर इस तरह से सिंबल है, किसका मीनिंग हम लोगों ने अपना खुद का डिकोड किया है, डिकोड यूज कर सकते, ठीक है। One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa. नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है इजिप्ट, आप लोगों ने नाम पहले सुना होगा। तो वहाँ से भी एक कहानी है। तो कहानी क्या है, रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ coast of Egypt, and here an inscribed stone was found which contained inscription in a 3 different language। 3 different language में यहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिला था, ठीक है। ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन लैंग्वेज का 2 फॉर्म था और एक ग्रीक था, ठीक है। और स्कॉलर्स जो थे, जो रिसर्चर्स थे, वो इसको पढ़ने की कोशिश किए। तो क्या हुआ था, ग्रीक फिगर्ड आउट दैट द नेम ऑफ किंग एंड क्वीन वेयर इनक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम कॉल्ड अ कार्ड टाउच। तो किंग और क्वीन का एक नाम जो था लिटिल फ्रेम में इनक्लोज था, तो उनको नाम दिया गया कार्ड टाउच, ठीक है। They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sound for which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and bird for A। तो ये उनको उस समय के जो स्कॉलर्स थे, तो 3 तरह की लैंग्वेज वहाँ पे मिली थी, तो उसको कैसे डिकोड किया, कैसे वो लोग उसको सिंप्लीफाई की और हमारे सामने प्रेजेंट की कि हाँ उस समय की ये बातें थी, और हम लोग अच्छे से पढ़ पाए उसको, जानकारी हम अपने पास्ट के बारे में आसानी से पहुंच पाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, आप लोग बना लीजिएगा इसको। और दूसरा क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन में क्या अंतर है आपको बता दिया गया था, तो इसको एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये चैप्टर 1 यहीं पे समाप्त होता है, अगला चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे।